थ्योरम पे बात करते हैं। क्लासियस थ्योरम आपको ये बताता है कि अगर आप किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को, ऊष्मागतिकी निकाय को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी के अलावा भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी ऊष्मागतिकी चर की आवश्यकता है। कैसे? तो वो क्या किए, ये जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है ना, उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि एडियाबेटिक प्रोसेस ना पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है। कैसे डिफाइंड नहीं है? क्योंकि अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, समतापी प्रक्रम की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि समतापी प्रक्रम में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ताप कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। आइसोकोरिक कहें या आइसोबारिक कहें तो कहते हैं कि वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबेटिक की बात होने पे आप कहते हैं कि इसमें हीट का ट्रांजेक्शन नहीं होता, हीट का लेना देना नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्या चीज कांस्टेंट रहा है ना? ऊष्मा कांस्टेंट रही। तो एक नया वेरिएबल की आवश्यकता है जो ऊष्मागतिकी निकायों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। 1854 में क्लासियस ने एंट्रोपी को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था कि एंट्रोपी क्या होता है, dq बाई टी के इक्वल होगा। अब ये dq बाई टी क्या है? क्वांटिटी है जिसका कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन जीरो होता है या लेस देन जीरो होता है। 1854 में क्लासियस ने आपको कहा कि क्वांटिटी डी क्यू बाई टी एक कंप्लीट साइकिल में जीरो और लेस देन जीरो होता है। ठीक, क्लासियस के अनुसार एक पूर्ण पथ के लिए डी क्यू बाई टी का समाकलन शून्य, शून्य या उसके बराबर होता है। शून्य के बराबर या उससे कम होता है। किसका? डी क्यू बाई टी की वैल्यू। 1854 में क्लासियस ने सजेस्ट किया था। किसको? एंट्रोपी को। बोलो समझ में आ गया? अगर इसको मैं नंबर के बेस में लिखूं तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन को दिखाता है पूरे पाथ के लिए। डी क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक, अब अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, उत्क्रमणी प्रक्रम की बात करें, तो डी क्यू बाई टी जीरो के इक्वल होगा। और अगर आप अनुत्क्रमणी प्रक्रम की बात करें तो डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो होता है। कैसे? कैसे? जैसे मैं ये कहता हूं कि कॉर्नो का थ्योरम कहता है कि ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। कॉर्नो थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? कि किसी भी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी एनी अदर इंजन की एफिशिएंसी से ग्रेटर होती है। आपने ये पढ़ा है, ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी? आपको तो पता है कि कॉर्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसको आप क्या करते हैं? इसको आप क्या करते हैं? 1 माइनस टी टू बाई टी वन लिखेंगे। जनरल इंजन आप क्या कहते हैं कि ये सोर्स से Q1 हीट लेता है, सिंक को Q2 हीट देता है। तो 1 माइनस टी टू बाई टी वन इज ग्रेटर देन 1 माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। क्या समझे इससे आप? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 1 में T2 बाई T1 कम क्वांटिटी को माइनस किया गया है कंपेरिजन टू दिस। मतलब T2 बाई T1 की वैल्यू कम होगी Q2 बाई Q1 से। तो अगर 1 को दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो क्या होगा? माइनस T2 बाई T1 इज ग्रेटर देन माइनस Q2 बाई Q1। क्यों भाई? ये कम माइनस है, ये ज्यादा माइनस है ना। इसकी वैल्यू कम है मतलब कम माइनस, इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब ज्यादा माइनस। तो ज्यादा माइनस कम माइनस। अगर माइनस को कैंसिल कर दे तब साइन चेंज होगा, कंफ्यूज मत होना। T2 बाई T1 छोटा होगा Q2 बाई Q1 से। अब सिंपली ट्रांसफर कर दीजिए इसको। क्या आएगा? Q1 बाई T1 इज लेस देन Q2 बाई T2। ये ट्रांसफर हुआ। Q1 बाई T1 इज लेस देन Q2 बाई T2। अब अगर इन दोनों को माइनस करें, Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2, इधर ट्रांसफर हुआ तो ये लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो क्यों आएगा?
भाई कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आया ना। नेगेटिव आंसर आने का मतलब लेस देन जीरो होता है। क्लियर है? अब अब अगर हम दो कॉर्नो इंजन लेते हैं, अगर हम दो कॉर्नो इंजन लेंगे तो दोनों कॉर्नो इंजन की एफिशिएंसी एक होती है। कॉर्नो प्रमेय से आप ये भी जानते हैं। मतलब एक कॉर्नो इंजन ईटा आर, दूसरा ईटा आई है अगर, तो दोनों की एफिशिएंसी एक दूसरे के बराबर होगी। बराबर होगी कहने का मतलब क्या? एक पूरे साइकिल के लिए डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू जीरो के इक्वल, मतलब क्यू वन बाई टी वन माइनस क्यू टू बाई टी टू दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया आपको? आपको यह समझ में आ गया कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए ये जीरो होता है, अनुत्क्रमणी प्रक्रम के लिए ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन या कंप्लीट इंटीग्रेशन जीरो होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी जो किसका फलन हो, जो किसका फलन हो, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता हो। फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करने का मतलब क्या? अवस्था का फलन हो, अद्वितीय फलन हो, है ना? स्टेट फंक्शन होना चाहिए। तो ये डी क्यू बाई टी जो है ना, एक क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी का नाम आपने एंट्रोपी रखा है, और ये एक यूनिक फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक, ये एक पॉइंट फंक्शन है डी क्यू बाई टी। अब क्या करें? डी क्यू बाई टी का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम एंट्रोपी रखा गया है। एंट्रोपी कहने का मतलब क्या? एंट्रोपी एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फंक्शन है, या एक ऐसी राशि है जो किसी निकाय के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। एंट्रोपी किसी निकाय के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, पॉइंट फंक्शन है, बिंदु फलन है, और इसकी वैल्यू डी क्यू बाई टी होती है। वास्तव में ये जो एंट्रोपी है ना, वो किसी निकाय के अव्यवस्था की माप है। इसका मतलब ये कि अगर किसी निकाय में अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी एंट्रोपी भी उतनी ही ज्यादा होती है। कैसे? जैसे SO2 की बात करें, SO2 की एंट्रोपी SO3 से कम होती है, NO2 की एंट्रोपी N2O4 से कम होती है, और CH4 का C2H6 से कम होगा। यह है क्लासियस प्रमेय, और क्लासियस प्रमेय में आपने एंट्रोपी के बारे में जाना। ठीक। अब अगर आप बात करें समतापी प्रक्रम में ताप, समदाबी प्रक्रम में दाब स्थिर रहता है, तो फिक्स है। क्योंकि रुद्धोष प्रक्रम में dq की वैल्यू जीरो होती है, तो अगर dq की वैल्यू को आप जीरो कर दें, dq की वैल्यू को जीरो कर दें, तो ds की वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब रुद्धोष प्रक्रम की एक नई परिभाषा, एडियाबेटिक प्रोसेस को एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। ठीक, इसकी उपयोगिता सिद्ध हो गई। एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं होता, किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर रिवाइज करिए, फिर भी नहीं आया तो नोट करिए और फिर खुद समझिए।